हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर का। इससे पहले हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। यूनिट फर्स्ट का जनरल फार्माकोलॉजी के फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट किया है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स से क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स, इसका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स की हम आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होती है फार्माकोकाइनेटिक्स? फार्माकोकाइनेटिक्स किसी ड्रग का क्वांटिटेटिव स्टडी होता है जिसमें हम ये देखते हैं व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी जो बॉडी है ड्रग के प्रेजेंस में क्या रिस्पॉन्स करती है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मेनली हमें 4 प्रोसेस को देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब ये जो 4th प्रोसेस है ये कैसे कैसे होता है, आइए हम बात करते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने कोई ड्रग लिया, आपने यहाँ पे ड्रग लिया, ड्रग आपने लिया ओरल फॉर्म में, ठीक है, और एक ड्रग आपने लिया आईवी फॉर्म में, आईवी। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि ड्रग जब आप ओरल फॉर्म में लेते हो, मतलब माउथ से लेते हो, तो सबसे पहले ड्रग क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, उसके बाद डिजॉल्व होगा, देन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करेगा, देन आ जाता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, यहाँ से होता हुआ आ जाता है आपके ब्लड सर्कुलेशन में। जब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग आती है तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ओके, ये क्या कर रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जो एब्जॉर्प्शन से पहले इसका कुछ अमाउंट लीवर में जाकर मेटाबोलाइज हो जाता है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसके बाद होता गया है, देन आपकी जो ड्रग यहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हुई थी, यहीं से क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहीं से ड्रग का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपकी जो ड्रग होगी वो साइट ऑफ एक्शन में जाएगी या फिर टिश्यूज में जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आपकी ड्रग कहाँ आ गई, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेनली क्या हाँ हो रहा है, आपके लीवर में। मोस्ट ऑफ केसेस में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है। अब मेटाबॉलिज्म होने के बाद आपकी जो ड्रग होती है वो एक्सक्रीटेबल फॉर्म में आ जाती है, मतलब वो जितना मेटाबॉलिज्म होना था वो होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स बन जाता है वो चेंज कर लेता है अपने आप को एक्सक्रीट होने के लिए। तो ये ड्रग क्या हुई, आपकी एक्सक्रीट आउट हुई, क्योंकि एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, किडनी के माध्यम से हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है, यहाँ पे देखिए आपका ए हुआ, ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे एम और यहाँ पे ई। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। वही प्रोसेस हुआ है, मीन्स यहाँ पे देखिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई, मेटाबॉलिज्म हुआ, एक्सक्रीट हुआ, किसके द्वारा हो रहा है, किडनी के द्वारा। अब जो एडीएमई का जो प्रोसेस हो रहा है, मीन्स ADME का जो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, मीन्स आपकी ड्रग स्टमक में आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही है, ओके, किडनी में भी जा रही है, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपकी ड्रग को कुछ सेल मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पे हम पढ़ते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो नाउ ऑल द फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आपकी जो ड्रग कौन कौन से मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है ये देखते हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सच एज सेल मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ब्लड ब्रेन बैरियर एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। तो कितने, एक तो ये हो गया, दूसरा आपका इंटेस्टाइनल लाइनिंग हो गया, थर्ड आपका है ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, देन आपका रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ये आपके 4 जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है इसको क्रॉस करता हुआ आपके ड्रग अपने ADME को कंप्लीट करता है। तो इसमें कौन कौन से फॉलोइंग टाइप्स होते हैं, यहाँ पे पहला है आपका पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पोर ट्रांसपोर्ट जिसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट एंड इंडोसाइटोसिस। तो आपके 6 ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ से आपकी ड्रग जो होती है वो क्रॉस करती है। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे।
फर्स्ट प्रोसेस है आपका पैसिव डिफ्यूजन। क्या होता है पैसिव डिफ्यूजन? का मतलब होता है डिफ्यूज होना हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पैसिव का मतलब, पैसिव में क्या होता है आपके मॉलिक्यूल्स, इसमें किसी एनर्जी की नीड नहीं होती है, क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल्स है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रही है। जैसे यहाँ पे क्या है आपका, ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी ड्रग है, ये आपकी ड्रग है। तो यहाँ पे क्या है, ये हायर कंसंट्रेशन टू, आपकी ये ड्रग यहाँ पे आई ब्लड स्ट्रीम में, देन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपकी ड्रग क्या है, जा रही है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच ड्रग्स मूव्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। मीन्स ये सिर्फ क्या कर रहा है, यही आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो इसे क्या करता है, ये क्रॉस करता है एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो द मूवमेंट इज ड्राइवन बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो ड्राइव कर रहा है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कर रहा है। मीन्स आपकी ड्रग हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रही है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर मेजॉरिटी ऑफ ड्रग। इस मैकेनिज्म में मेजॉरिटी ऑफ ड्रग क्या हो रहा है, ट्रांसफ्यूज होता है, मीन्स बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन इसमें ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे ड्रग क्या होता है, ट्रांसपोर्ट को क्रॉस करते हैं। द मूवमेंट कंटिन्यूज अंटिल इक्विलिब्रियम रीच्ड, ठीक है। ये मूवमेंट तब तक चलता रहता है जब तक कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन का जो कंसंट्रेशन वो इक्विलिब्रियम में ना हो जाए। मीन्स यहाँ पे जो ड्रग है और आपके जो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो आपकी ड्रग है, वो दोनों क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब दोनों के जो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन होता है जब वो बराबर होता है, तो जो आपकी ड्रग है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में होना बंद कर देती है। इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक ड्रग्स, लिपोफिलिसिटी एंड मॉलिकुलर साइज। इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स इसमें है। जैसे आपकी जो ड्रग है उसका नेचर, लिपोफिलिसिटी होनी चाहिए और मॉलिकुलर साइज। मीन्स आपको पता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती हैं, लिपिड बाइलेयर की हैं, ठीक है। अब लिपिड बाइलेयर की हैं तो आपका जो ड्रग है उसका भी नेचर अगर लिपोफिलिक होगा तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, इजीली क्रॉस करेगा, वही ये कहना चाह रहा है। और सेकंड क्या है, अगर आपके ड्रग का जो मॉलिकुलर साइज है अगर वो अकॉर्डिंग हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपकी ड्रग इस प्रोसेस को इजीली कंप्लीट करेगा। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक ड्रग्स, लिपोफिलिसिटी एंड मॉलिकुलर साइज। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हायर कंसंट्रेशन में आपकी जो ड्रग है, ठीक है, यहाँ आपकी मेम्ब्रेन है, ये क्रॉस करेगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ये दोनों क्या करेगा, अपने मीडियम को क्या करेगा, इक्विलिब्रियम बना लेगा। इसी को बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। देन आपका है पोर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आता है आपका सेकंड पोर ट्रांसपोर्ट। अब पोर ट्रांसपोर्ट क्या है, आइए समझते हैं। जिसे आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे, ठीक। मीन्स यहाँ पे कुछ पोर होंगे, यहाँ पे पोर होंगे। अब देखिए, ये पोर की वजह से हमें क्या हेल्प मिलता है कि ऐसी ड्रग जो लिपिड इनसॉल्युबल भी होंगी, मतलब वाटर सॉल्युबल होंगी, तो क्या करेगा, इस पोर के माध्यम से अपने सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करेगा। उसी को बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्ट। इसी को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो, जो छन्ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिल्ट्रेशन। Pore transport is a mechanism of drug movement where drug molecules transport through aqueous pores or channel in the cell membrane. Through filtration, lipid insoluble drugs can also cross biological membrane, but their size should be small. ठीक है, इसमें दो कंडीशन है। एक तो आपका है कि आपका ये लिपिड इंसॉल्युबल हो तो क्रॉस करेगा, और सेकंड क्या है, आप जो पार्टिकल की साइज है वो स्मॉल होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट थर्ड है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आइए हम समझते हैं। ये आपके क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन। कभी कभी ये होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स का जो साइज है, हो सकता है वो ये जस्ट लाइक ए पैसिव डिफ्यूजन होता है, लेकिन इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स का यूज करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे आपकी कोई
ड्रग है, यहाँ पे देखिए हम समझाते हैं आपको। इट इज़ सिमिलर टू पैसिव डिफ्यूजन बट रिक्वायर्स सम स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। इस प्रोसेस में किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। रिलीज ऑन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द ड्रग। दिस मैकेनिज्म इज क्रूशियल फॉर लार्जर और लेस लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखिए ये आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स है, यहाँ आपको कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये डायरेक्टली क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए क्या करना होता है, एक कैरियर प्रोटीन्स की नीड यहाँ पे होगी। नीड तो हो रही लेकिन इसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए होगी। अब यहाँ पे इसने क्या किया, अपना एक बायोलॉजिकल, अपना एक क्या हुआ, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना लेता है। जब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस लेयर की तरफ आएगा तो क्या करेगा, ये जो प्रोसेस जो यहाँ पे ये ड्रग मॉलिक्यूल था, जैसे ही अंदर आएगा ये अपने आप को उस प्रोटीन कैरियर से रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद फ्री फॉर्म में आ जाएगा और ड्रग के इफेक्ट को शो करेगा। यही होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने के बाद हम क्या करते हैं, ड्रग को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट? इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्रग मूव्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, अब आपकी ड्रग क्या हुई, लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। अब इस कंडीशंस में आपके मॉलिक्यूल्स को लो टू हाई कंसंट्रेशन में जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी, मतलब उसे एनर्जी रिलीज करना होगा। इन दिस एनर्जी इज रिक्वायर्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड इट ऑल्सो नीड कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एटीपी रिलीज हो रहा है तो हम क्या करें, कैरियर प्रोटीन्स का यूज करके हम सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। इसको हम समझते हैं आयन पेयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। देखिए जैसे आपका क्या है, एक है आयोनाइज्ड ड्रग, आयोनाइज्ड ड्रग, दूसरा है अनआयोनाइज्ड ड्रग। आयोनाइज का मतलब होता है जिसमें आयन हो, मतलब जिसमें प्लस हो माइनस हो। अनआयोनाइज इसमें कोई भी आयन्स नहीं होते। तो जो अनआयोनाइज्ड ड्रग होते हैं ये होते हैं लिपिड सॉल्युबल, ये होते हैं लिपिड सॉल्युबल, और जो आयोनाइज होते हैं वो होते हैं वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ओके। अब देखिए होता क्या है कि अब यहाँ पे अगर ये HCl है, ये टूटेगा H प्लस Cl माइनस, तो ये हो गया आपका आयोनाइज्ड, ये हो गया अनआयोनाइज्ड। तो ये ड्रग क्या होती है, इजीली क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर होता है लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। बट ये जो आयोनाइज्ड जो ड्रग है ये वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर सॉल्युबल की जो डिजोल्यूशन कंसंट्रेशन होती है बहुत कम होती है, तो ये बहुत ज़्यादा एडीएमई को कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। अब इसके लिए करना क्या होता है, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट हम एक बनाते हैं। तो आयन पेयर ट्रांसपोर्ट इज ए मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट इन विच ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एज पार्ट ऑफ ए पेयर्ड कॉम्प्लेक्स विद एन इंडोजिनस आयंस। यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका केटाइनिक ड्रग है, ये इंडोजिनस एक्शन, ये दोनों क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है, ये दोनों क्या करेगा, प्लस और माइनस का एक आयन पेयर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब आयन पेयर कॉम्प्लेक्स बन जाता है मीन्स जब ये यहाँ पे कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपकी ड्रग इस फॉर्म में था, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। मतलब अगर हम H प्लस Cl माइनस को ऐसे करेंगे तो बन जाएगा HCl। तो जब हमारी ड्रग इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो इजीली क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है। जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे जो ड्रग होंगे दोनों फ्री फॉर्म में हो जाएंगे और अपने इफेक्ट को आपके बॉडी के अंदर अच्छा शो करेंगे। नेक्स्ट आपका है इंडोसाइटोसिस, नाम से क्लियर है, इंडोसाइटोसिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, इसकी बात कर रहे हैं हम। इंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर अ सेल इनगल्फ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाय रैपिंग
them in its cell membrane and forming a vesicles. It is of two types, phagocytosis जिसमें क्या करते हैं ये सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करेगा, पिनोसाइटोसिस जिसमें क्या करेगा लिक्विड पार्टिकल्स को इनगल्फ करेगा। यहाँ देखिए आपकी ड्रग है, ठीक है, ये इंडोसाइटोसिस है, ये आपका एक्सोसाइटोसिस है। इसने क्या है एक वेसाइकल्स के माध्यम से आपकी ड्रग यहाँ पे गई, इसी वेसाइकल से वो अंदर की तरफ जाएगा और इसी वेसाइकल से होते हुए वो क्या करेगा आपके बॉडी के अंदर इनटेक करेगा, इसी को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। अब फार्माकोकाइनेटिक्स का जो पहला प्रोसेस है वो आ जाते हैं हम एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन पे क्या होता है एब्जॉर्प्शन, आइए हम समझते हैं। एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, आपकी जो ड्रग हुई ये लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, आपका सेल मेम्ब्रेन लिपिड लेयर की है, ठीक है। इसको क्रॉस करके जैसे ही वो आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ये आपका है सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सीधा सीधा है कि आपकी जो ड्रग है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड स्ट्रीम में आ रही है, उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर द ड्रग टू एक्सर्ट इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी ड्रग आप ओरल माध्यम से ले रहे हो, क्योंकि एडीएमई में हम कभी भी आईवी रूट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कभी भी, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आपकी ड्रग क्या होगी वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाती हैं और अपने एक्शन को शो करेंगी, तो हमें एडीएमई का रिस्पांस नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी, किसी भी ड्रग के थेराप्यूटिक इफेक्ट को शो करने के लिए आपके एब्जॉर्प्शन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम सच एज इंट्रावेनस। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी ड्रग के थेराप्यूटिक इफेक्ट को शो करने के लिए आपकी ड्रग का एडीएमई का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम कोई भी आईवी इंजेक्शन का यूज नहीं करेंगे या फिर पेरेंटल रूट का यूज नहीं करेंगे। फॉर ए बेटर एब्जॉर्प्शन द ड्रग शुड बी लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, अगर हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लेना है तो हमें ड्रग का जो नेचर है वो लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए इन नेचर, बिकॉज ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि इसकी जो लेयर होती है लिपिड की बनी होगी, तो आपका ड्रग का जो नेचर होगा वो भी अगर लिपिड सॉल्युबल होगा तो ये सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करेगा। इफ अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड फ्रॉम ओरल रूट इट हैज़ टू क्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी एंड ब्लड वेसल्स टू रीच द ब्लड, देयरफॉर इट शुड बी इन लिपिड सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ड्रग का जो नेचर है वो कैसा होता है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ड्रग का नेचर कैसा होना चाहिए। देखिए, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट आइदर वीक एसिड है और वीक बेस है। दिस इज बिकॉज दे आर जनरली इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, हैंस मोर लिपिड सॉल्युबल इन नेचर। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके ड्रग का जो नेचर है वो अनआयोनाइज्ड होगा। जब अनआयोनाइज्ड होगा मीन्स वो लिपिड सॉल्युबल है, जब लिपिड सॉल्युबल होगा तो वो आपके सेल मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस करेगा और अपने थेराप्यूटिक इफेक्ट को ज़्यादा शो करेगा। बट टू मेंटेन देयर अनआयोनाइज्ड नेचर दे मस्ट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीडियम। वीक एसिडिक ड्रग्स एब्जॉर्ब फ्रॉम एसिडिक मीडियम, जैसे आपका स्टमक का जो नेचर होता है वो हाईली एसिडिक होता है, तो जितने भी वीक एसिड के ड्रग होंगे वो वहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। वीक बेसिक ड्रग शुड एब्जॉर्ब फ्रॉम बेसिक मीडियम, जहाँ पे जो हमारा इंटेस्टाइनल पार्ट है वहाँ पे क्या होगा आपकी ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपकी ड्रग है, ठीक है, क्या हुआ आपके स्टमक में आया, स्टमक में आने के बाद क्या हुआ, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइनल पार्ट में होगा, तो इसका मीडियम क्या होता है एसिडिक होगा। तो नेचर वो ड्रग जिसका नेचर एसिडिक है वो यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, फिर आ जाएगा इंटेस्टाइनल, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, तो बेसिक नेचर वाले जो ड्रग होंगे यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होंगे। तो यही होता है आपके नेचर ऑफ ड्रग्स, जैसा आपके ड्रग का नेचर होगा वैसे ही आपकी क्या होगी एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट आपका है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या है आइए समझते हैं। बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म। जैसे आपने कोई ड्रग लिया, ठीक है, तो आपने अगर कोई ड्रग लिया वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक
सर्कुलेशन में बिना चेंज हुए कितनी जा रही है, उसी को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अगर हम बात करते हैं आईवी रूट की, तो आईवी रूट का जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो 100% होगा। लेकिन अगर हम ओरल रूट की बात करेंगे, इसकी बायो अवेलेबिलिटी होगा 50%। कैसे होगा ये आइए समझते हैं। जैसे आपने कोई ड्रग लिया, यहाँ पे आपने कोई ड्रग लिया, ओरल ड्रग लिया, ठीक है, ओरल, ठीक। अब क्या हुआ, ये आपने 100% इसका बायोबिलिटी थी। अब यहाँ से जाके आपकी ड्रग कहाँ जाएगी, अभी सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले क्या होगी, वो जाएगी हिपैटिक वेन में, हिपैटिक पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से होते हुए कहाँ जा रही है, लीवर में। तो हो सकता है हिपैटिक पोर्टल में आपकी जो ड्रग है वो हो सकता है यहाँ पे 30% क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, इसका मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 70% ये आपकी ड्रग पहुँच रही है। अब 70% जब पहुँच रही है, लेकिन इसको कहाँ जाना, लीवर में। हो सकता है लीवर में आपका 20% जो ड्रग हो रही है वो मेटाबोलाइज हो जाए। अब यहाँ पे लीवर में आने से पहले आपकी ड्रग कितनी बची है, सिर्फ 50% बची है। तो आपकी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी बच रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में मीन्स आपका जो ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपकी ड्रग कितनी बच रही है, 50% बच रही है। क्यों, क्योंकि ये जितने ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, सेल मेम्ब्रेन अगर इसने स्टमक को क्रॉस किया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को क्रॉस किया, और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिससे होते हुआ आपका जो ड्रग होता है वो आपके ब्लड स्ट्रीम पहुंच रहा है। तो ये इसके जो ये सब वाया है ना, ये भी क्या करते हैं, कुछ अमाउंट की ड्रग अपने पास ही रख लेते हैं, मतलब मेटाबोलाइज कर लेंगे। तो 100% बायोबिलिटी इन द केस ऑफ ओरल में नहीं रहता है, मीन्स अगर आप टेबलेट फॉर्म ले रहे हो। लेकिन अगर आईवी फॉर्म ले रहे हो तो डायरेक्टली कहाँ देते हैं, इंजेक्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी बायो अवेलेबिलिटी 100% हो जाती है। तो यही बताया गया है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। एग्जाम्पल में इफ़ 100 mg of a drug is taken orally and 50 mg reaches circulation, the bioavailability is 50%. By IV route, bioavailability is always 100%, जो मैंने अभी आपको बताया है। Bioavailability of oral drugs can be calculated by comparing the area under curve of ओरल एंड आईवी रूट। यहाँ पे देखिए बायो अवेलेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, ये एरिया अंडर कर्व ओरल है, एरिया अंडर कर्व आईवी है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक टाइम और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे अगर आपकी कोई ड्रग, यहाँ पे आपकी जो ब्लड है, ठीक है, आपकी जो ड्रग है यहाँ पे आई, ब्लड में आई, ठीक है। अब ब्लड में क्या होते हैं, 2 टाइप्स के सेल्स। जैसे आपका यहाँ पे ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स हैं, यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड सेल्स में आपका हो गया है आरबीसी, यहाँ पे आपकी डब्ल्यूबीसी हो गई, यहाँ पे आपका प्लेटलेट्स हो गया। प्लाज्मा में जैसे आपका प्लाज्मा जो प्रोटीन्स वगैरह हैं ये पाए जाते हैं, प्रोटीन्स में एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन से, ये सारे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन क्या है, आपकी ड्रग जब किसी ब्लड स्ट्रीम में आती है, जैसे यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे आई, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में क्या होता है, क्योंकि आपका 55% आपका ब्लड सेल्स है पूरे ब्लड का, और 45% क्या है, आपका प्लाज्मा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लाज्मा। तो आपके कुछ अमाउंट की जो ड्रग होती है वो इस प्लाज्मा के साथ जाके अटैच हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके अटैच हो गई। तो जब अटैच हो जाती हैं तो इतनी जल्दी फ्री नहीं हो पाती हैं। तो होता क्या है कि इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है थोड़ा सा स्लो होगा। जब ये मेटाबॉलिज्म, जिस ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो ड्रग का इफेक्ट अच्छा आएगा, मतलब ज़्यादा देर तक आपकी जो ड्रग होती है वो ब्लड में टिक रही हैं, रुक रही हैं, तो आपका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन ऐसी ड्रग, अब जो ये ब्लड प्लाज्मा के साथ बाइंड हो रही है आपकी ड्रग, तो
हो सकता है ये बाद में फ्री भी होती हैं, ऐसा नहीं है, ये बाद में जाके फ्री होती हैं और अपने एक्शन को शो करती हैं। तो यहाँ पे ये कहना है कि यहाँ पे क्या हो गया है, हमने टाइम और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाया। अब देखिए यहाँ पे लिया मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, यहाँ पे आपका है मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ये दोनों के बीच में क्या है, थेरेप्यूटिक विंडो है, ये एरिया अंडर कर्व है, ये आपका कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, यहाँ पे टॉक्सिक लेवल। अब आपकी ड्रग अगर यहाँ पे होगी, मीन्स इसका मतलब आपने जो ड्रग लिया है वो आपके मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से कम था, तो आपके ड्रग का लेना बेकार हुआ, उसने कोई भी रिस्पॉन्स आपके बॉडी के अंदर नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आपकी ड्रग यहाँ पे देखिए थेराप्यूटिक विंडो को क्रॉस करती है, मीन्स अगर कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाता है तो यहाँ पे आपके ड्रग का इफेक्ट काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ये इस एरिया को क्रॉस करता है, मतलब मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को भी अगर आपकी ड्रग क्रॉस करता है, मीन्स आपकी ड्रग अब आपके लिए टॉक्सिक हो गई है। ठीक है, तो हमें तभी भी किसी पेशेंट को हम जब भी ड्रग देते हैं तो ये देख लेते हैं उसका बॉडी वेट क्या है। ठीक है, तो इस बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम ड्रग देते हैं। अगर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ड्रग नहीं देंगे या देंगे, हमें कितनी डोजिंग पेशेंट को देना है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, ये ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी हमारी यहीं से निकल जाती है। तो यहाँ पे सी मैक्स क्या है, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, और टी मैक्स क्या है, मैक्सिमम टाइम रीच है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस इन विच अ ड्रग इज पार्शियली मेटाबोलाइज्ड बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन व्हेन एडमिनिस्टर्ड ओरली। ठीक है, यहाँ पार्शियली मतलब बहुत थोड़ा सा अमाउंट क्या होता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। वो मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है, लीवर में हो रहा है, किसमें, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने से पहले, बिफोर। ठीक है, ये काम कैसे करता है आइए समझते हैं। व्हेन यू टेक अ ड्रग, मतलब ओरली आप ले रहे हो, बाय माउथ, इट फर्स्ट गोज टू द स्टमक, स्टमक में आया, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट इज एब्जॉर्ब्ड। फ्रॉम देयर द एब्जॉर्ब्ड ड्रग एंटर्स द लीवर थ्रू द पोर्टल वेन। द लीवर मेटाबोलाइज, मतलब अब लीवर क्या करेगा, मेटाबोलाइज मतलब ब्रेक डाउन कर देगा अ पोर्शन ऑफ ड्रग बिफोर इट कैन रीच द ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड में आने से पहले क्या करेगा, कुछ ड्रग को मेटाबोलाइज कर लेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बैकग्राउंड ओनली अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ ड्रग एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द टारगेट ऑर्गन्स। ठीक है, अब आपने 100% ड्रग लिया, ठीक है, लेकिन वो 50% पहुंच रहा है, तो 50% मतलब क्या हुआ, आपके ड्रग का इफेक्ट भी उतना ही आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स एज फॉलोज। फर्स्ट आपका फिजिको केमिकल फैक्टर्स और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। थर्ड है आपका फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। फिजिको केमिकल फैक्टर्स में दीज रिलेट टू ड्रग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इट इंक्लूड सॉल्युबिलिटी, ड्रग आयनाइजेशन एंड पीएच, पार्टिकल साइज और ड्रग सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या है देख लीजिएगा। ड्रग मस्ट डिजॉल्व इन बायोलॉजिकल फ्लूइड बिफोर एब्जॉर्प्शन। लिपोफिलिसिटी जो ड्रग होती है वो फैट सॉल्युबल होती हैं, क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजीली। हाइड्रोफिलिक ड्रग जो वाटर सॉल्युबल है, रिक्वायर्स स्पेसिफिक कैरियर्स प्रोटीन्स। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया है कि जो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होंगी वो इजीली क्या होंगी, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगी, लेकिन हाइड्रोफिलिक ड्रग को एब्जॉर्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर्स लगाना पड़ता है। अब ड्रग आयोनाइजेशन एंड पीएच क्या है कि मोस्ट ड्रग्स आर वीक एसिड और वीक बेस। यह पिछला को मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इसमें नॉन आयोनाइज्ड ड्रग आर मोर लिपिड सॉल्युबल एंड इजीली एब्जॉर्ब्ड। आयोनाइज्ड ड्रग्स आर वाटर सॉल्युबल एंड लेस एब्जॉर्ब्ड, जो हमने पीछे आपको समझाया हुआ है। ये जो हमने आपको समझाया है यही यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट फिर आपका आता है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो पार्टिकल साइज में क्या है कि स्मॉलर पार्टिकल डिजॉल्व फास्टर एंड एब्जॉर्ब मोर क्विकली। ड्रग सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, सम ड्रग डिग्रेड इन एसिडिक इन्वायरमेंट
एंट्री कोटेड हेल्प प्रोटेक्ट एसिड सेंसिटिव और ड्रग्स को। ठीक है, ये हो गया आपका ड्रग सॉल्युबिलिटी। सेकंड आपका है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में आपका आ जाता है दीज आर बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसमें है गैस्ट्रिक इम्पिटिंग, सरफेस एरिया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब गैस्ट्रिक इम्पिटिंग आपको पता है कि अगर आपका स्टमक जितना इम्पिटी कंडीशन में होगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन उतना ही फास्ट होगा। तो फास्ट गैस्ट्रिक इम्पिटिंग लीड्स टू फास्टर एब्जॉर्प्शन, स्लो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग लीड्स टू डिलेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, गैसियस फॉर्म अगर कम बनेगा तो आपका ड्रग बहुत लेट में एब्जॉर्ब होगा। सर्फ क्योंकि उसको एसिडिक मीडियम नहीं मिल पा रहा है। सरफेस एरिया में क्या होगा, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ ए लार्ज सरफेस एरिया मेकिंग इट द प्राइमरली साइट फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, देन आपका आता है आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मैं आपको समझा चुकी हूँ। some drugs have metabolized in the liver before reaching systemic circulation reducing bioavailability। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स क्या है। तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स हम देखेंगे दिस फैक्टर डिपेंड्स ऑन ड्रग फार्मुलेशन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में डोजेस फॉर्म हो गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ड्रग इंटरेक्शन हो गया। डोजेस फॉर्म में क्या होगा, लिक्विड फॉर्म्स एब्जॉर्ब फास्टर देन सॉलिड फॉर्म, जो बता चुके हैं हम आपको। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ओरल में मोस्ट कॉमन बट इन्वॉल्व फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इसमें क्या होता है, आपको जितना ड्रग पहुंचना चाहिए सिस्टमिक सर्कुलेशन उतना नहीं पहुंच पाता ओरल में। सबलिंगुअल में क्या होता है, अवॉइड फर्स्ट पास, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मीन्स ये लीवर में नहीं जाता है, डायरेक्ट आपके ये अवॉइड करता है, जिसकी वजह से इसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है ज़्यादा अच्छी होती है। पेरेंटल में आपको पता है ये एब्जॉर्प्शन बैरियर की नीड नहीं होती है, तो इसमें बायोअवेलेबिलिटी इसकी 100% हो जाती है। टॉपिकल में डिपेंड्स ऑन स्किन परमेबिलिटी, कितनी आपकी स्किन परमेबिलिटी उस पर डिपेंड करता है। ड्रग इंटरेक्शन में क्या है कि प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स कैन ऑल्सो इफेक्ट एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। ठीक है, ड्रग डिपेंड करता है कि अगर हम एक के साथ दूसरे ड्रग को दे रहे हैं उसकी एफिशिएंसी एब्जॉर्प्शन की कितनी हो रही है, इस पर डिपेंड करता है ड्रग इंटरेक्शन। अभी तक हम लोग ने एब्जॉर्प्शन पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन पढ़ा, नेचर ऑफ ड्रग पढ़ा, बायो अवेलेबिलिटी पढ़ा। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, अब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस तब कंप्लीट होगा जब आपकी ड्रग क्या हुई, ब्लड स्ट्रीम में आ गई। ट्रांसपोर्ट टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी, अब क्या हुआ, इसने 2-3 बैरियर्स को क्रॉस करते हुए तब जाके बॉडी में एंटर कर रही है। इट डिटरमाइंस वेयर द ड्रग गोज, हाउ मच रीच द टारगेट साइट एंड हाउ लॉन्ग इट स्टे इन द बॉडी। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है कि आपकी जो ड्रग होती है कितनी टारगेट साइट पे जा रही है और कितने लंबे टाइम तक वहाँ पे रह रही है आपके बॉडी में। ठीक है, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलोज में आपका ब्लड फ्लो टू टिश्यूज, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अभी मैंने आपको बताया था, समझाऊंगी फिर से। लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, टिश्यू परमेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लड फ्लो टू टिश्यू। तो ऑर्गन्स विथ हाई ब्लड फ्लो, ठीक है, आपको पता है जिस ऑर्गन्स में ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। तो ऑर्गन्स विच हाई ब्लड फ्लो, फॉर एग्जांपल लीवर, किडनी, ब्रेन, रिसीव ड्रग फास्टर कंपेयर टू डोज विच लो ब्लड फ्लो, जैसे फैट, स्किन और मसल्स। तो यहाँ पे जो तीन जो ऑर्गन से, एक है आपका लीवर हुआ, एक आपका किडनी हो गया, आपका ब्रेन, यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है वो फास्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जिस साइड में ब्लड को जाना चाहिए वहाँ पे वो पहुँचाएगा अच्छा। लेकिन अगर हम फैट की बात करेंगे, स्किन की बात करेंगे, मसल्स की बात करेंगे, वहाँ पे ब्लड का फ्लो स्लो होता है, जिसकी वजह से ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन भी स्लो होगा। यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर से मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, आपकी जो ब्लड, आपका जो ड्रग है यहाँ पे आई ब्लड में, ठीक है, यहाँ मैंने बताया यहाँ पे प्लाज्मा भी है, ब्लड सेल्स भी है, तो आपकी कुछ अमाउंट की जो ड्रग होती है इस प्लाज्मा के साथ जाके बाइंड करती हैं। ठीक है, जब ये बाइंड करती हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स इन द ब्लड बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। नाउ ओनली द फ्री ड्रग इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो आपकी जो फ्री ड्रग है, ये
क्योंकि ये फ्री है, इसने तो रोका नहीं, इसने क्या किया है, प्लाज्मा के साथ जो ब्लड था वो इसको अपने अंदर ही रोक लिया है। लेकिन जो फ्री हुए, जो ड्रग फ्री है ब्लड में, ठीक है, वो ज़्यादा ही ज़्यादा क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऑर्गन्स में जाके। ये होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद होगा। जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा मतलब ये जो ड्रग होती है यहाँ से टूट जाएगी, फ्री फ्रॉम हो जाएगी, तो बाद में क्या होगा, ये भी अपने साइड पर जाके एक्शन को शो करेंगे। तो जितने देर आपकी ड्रग आपके ब्लड में रहेगा उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा और अच्छे टाइम तक रहेगा, मतलब कि थोड़ा बियॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्रग कितने टाइम तक आपके ब्लड के अंदर है, ठीक है, तो ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग हैव लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लाज्मा पे ज़्यादा बाइंड हो रहा है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड होगा, कम होगा। देन आपका आता है लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग में, लिपोफिलिक ड्रग इजीली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड अक्यूमुलेट इन टिश्यूज। हाइड्रोफिलिक ड्रग्स कैन स्टे मोस्टली इन द ब्लड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। टिश्यू परमिबिलिटी में क्या है कि हाईली परमिएबल टिश्यू जो होते हैं, लीवर है, किडनी है, अलाउ ड्रग टू पास इजीली, ये जो जहाँ का फ्लो अच्छा होगा वहाँ की बात हो रही है। एंड बैरियर्स लाइक ब्लड ब्रेन बैरियर्स और प्लेसेंटल वेरी लिमिटेड ड्रग एंट्री, ठीक, ऐसे जो जितने भी ब्लड में बैरियर्स हैं, आपका प्लेसेंटा बैरियर है, क्या करेगा, ये ड्रग की एंट्री को लिमिट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर परमिबिलिटी अच्छी है, किसी भी सेल की परमिबिलिटी बहुत अच्छी है तो क्या करेगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा तो एडीएमई को अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। देन आपका आता है इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम वीडी से डिनोट करते हैं। वीडी इज अ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर दैट डिस्क्राइब हाउ वाइडली अ ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, जिस टिश्यू का मतलब जो वॉल्यूम है, देखिए जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको पता है कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन वॉल्यूम अगर कम होगा तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। तो हाई वीडी ड्रग इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टिश्यूज एंड लो वीडी ड्रग्स स्टे मेनली इन द ब्लड, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ओके। देन हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की। पहले भी आप समझ चुके हो, फिर से मैं आपको समझा रही हूँ। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रेफर्स टू द रिवर्सिबल इंटरेक्शन बिटवीन अ ड्रग एंड प्रोटीन्स इन द ब्लड, प्राइमरली एल्बुमिन, अल्फा एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन्स। दिस बाइंडिंग इफेक्ट्स द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ये डिपेंड करता है कितने टाइप की ड्रग, मतलब किस टाइप की जो नेचर वाली जो ड्रग होती है वो प्लाज्मा के साथ बाइंड हो रही है। अगर वो एल्बुमिन है, मतलब प्रोटीन है, ये अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है और लिपोप्रोटीन है, ठीक है। अगर ये बाउंड हो रही है तो डिपेंड करता है वो कब डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। इससे कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे बाउंड एज फ्री ड्रग। बाउंड ड्रग जो होती है इनएक्टिव, कैन नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन को, ठीक है। जो बाउंड हो गई जो ड्रग, वो ये जो ड्रग जो बाउंड हुई है ना, ये तो क्या होगी, ये इनएक्टिव होंगी, ठीक है। तो जब इनएक्टिव होंगी तो क्या होगा, ये ब्लड में बैरियर क्रॉस नहीं करेगा, मतलब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, जो बाउंड हो जाएंगी। और जो फ्री वाली ड्रग होंगी, ये जो फ्री वाली ड्रग होंगी ये ज़्यादा एक्टिव होंगी, और ज़्यादा एक्टिव होंगी तो क्या करेगा, ये अपने रिसेप्टर पर जाके ज़्यादा बाइंड होगा और अपने इफेक्ट को अच्छा शो करेगा। ओनली फ्री ड्रग एग्जर्ट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। सिर्फ आपके जो फ्री वाली जो ड्रग होती हैं यही क्या होगी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करती हैं। अब टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व एल्बुमिन बाइंड एसिडिक ड्रग लाइक वारफेरिन एंड फेनिटोइन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स बाइंड बेसिक ड्रग्स लाइक प्रोप्रेनॉल एंड लिडोकेन। लिपोप्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं, बाइंड लिपोफिलिक ड्रग लाइक साइक्लोस्पोरिन, ओके। ये हो गया आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड। फिर हम बात करेंगे एक्सटेंड ऑफ बाइंडिंग, ठीक है। हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग लॉन्गर ड्यूरेशन, वीकली प्रोटीन बाउंड ड्रग शॉर्टर एक्शन। अब आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ theoretical pharmacokinetic parameter that describe the extent to which a drug distributes
थ्रू आउट द बॉडी रिलेटेड टू इट्स कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि हमने अब पहले बताया है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये डिपेंड करता है कि आपका जो अपैरेंट वॉल्यूम का है, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ ड्रग क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, कितने एरिया ऑफ वॉल्यूम में आपकी जो ड्रग हो रही है वो जा रही है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा वॉल्यूम में जाएगा तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर कम वॉल्यूम में आएगा तो कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट a real physiological volume but rather in indication of how widely a drug is spread in body tissue। तो वीडी का जो फार्मूला है वो डोज एडमिनिस्टर्ड आईवी एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इससे से क्या करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो एक अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।